हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ, एक नए एमसीक्यूज के साथ। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जो यूपी ट्रिपल एससी में जूनियर एनालिस्ट ड्रग की एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हो चुकी है, जो कि 2 फरवरी 2025 को होने वाला है। तो उसी की तैयारी हम लोग कर रहे थे और आप फिर फार्मास्यूटिक्स में एक नए एमसीक्यूज के साथ। और आज का जो एमसीक्यूज होने वाला है वो है पेरेंटल प्रिपरेशन के बारे में। तो बिना देरी के एमसीक्यूज को स्टार्ट करते हैं। तो देखें, जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज पेरेंटल मीन्स इन द फार्मास्यूटिकल टर्म्स। फार्मास्यूटिकल टर्म्स में हम लोग पेरेंटल को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन अगर आप देखें, आपको यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। तो ऑप्शन में अगर आप देखें, जो पहला ऑप्शन है, एडमिनिस्टर्ड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन बाय इनहेलेशन, एडमिनिस्टर्ड बाय रूट अदर देन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एडमिनिस्टर्ड टॉपिकली। तो पेरेंटल फॉर्मुलेशन को नामिए पैरा प्लस एंटेरॉन, हम लोग इसको कहते भी हैं पैरा प्लस एंटेरॉन। और एंटेरॉन का मतलब होता है इंटेस्टाइन और पैरा का मतलब होता है आउटसाइड। और इंटेस्टाइन का मतलब जीआईटी, यानी जीआईटी के आउटसाइड यानी अदर देन जीआईटी को हम लोग पेरेंटल फॉर्मुलेशन कहते हैं। तो इसका देखें सी ऑप्शन जो आपका है, एडमिनिस्टर्ड बाय रूट अदर देन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो करेक्ट आंसर होगा सी। अगर पहला आप देखें तो थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं ओरल। बाया इनहेलेशन कहेंगे तो आपका ये नेजल के थ्रू जाएगा, टॉपिकली हम लोग स्किन पे अप्लाई करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग को मिलेगा बी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा सी, एडमिनिस्टर्ड बाय रूट अदर देन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द टर्म फॉर द रिमूवल ऑफ पैरोजन फ्रॉम द पैरेंट्रल। जो पैरोजन हम लोग रिमूव करते हैं पैरेंट्रल को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो पैरोजन को रिमूव करने को हम लोग बोलते हैं डी पैरोनेजेशन, डी पैरोजिनेशन। डी का मतलब होता है रिमूव करना, पैरोजिनेशन का मतलब है कि जो पैरोजन हम लोग किसको कहते हैं। पैरो मतलब होता है हीट और जेन मतलब होता है प्रोड्यूस करने वाले, यानी ऐसे सब्सटेंस जो बॉडी में हीट को इंड्यूस करते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग पैरोजेंस। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ द पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यानी हम लोग पेरेंटल ड्रग अगर किसी को दे रहे हैं तो उसका डिसएडवांटेज क्या होगा। तो देखें, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, ये इसका एडवांटेज है। हाई वैल्यूबिलिटी, ये भी इसका एडवांटेज है। थिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, में भी इसका एडवांटेज है। तो ए बी सी तीनों देखें इसके एडवांटेज है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है डिसएडवांटेज। तो रिस्क ऑफ इंफेक्शन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, यानी जहां हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं वहां पे इंफेक्शन होने के चांसेस है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। थर्ड का सी, दैट इज द रिस्क ऑफ इंफेक्शन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेरिलाइजेशन मेथड इज अ मोस्ट सुटेबल फॉर द हीट सेंसिटिव पेरेंटल प्रोडक्ट। हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट का मतलब होता है, हीट सेंसिटिव को हम लोग थर्मोलेबाइल भी कहते हैं। इसके जगह अगर थर्मोलेबाइल भी लिखा होता तो भी करेक्ट था। हीट सेंसिटिव का मतलब है कि जो हीट की प्रेजेंस में अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर दें, उनको बोलते हैं थर्मोलेबाइल। तो अगर ऐसे ड्रग को हमको स्टेराइल करना है तो कब लोग क्या यूज करेंगे, फिल्ट्रेशन टेक्निक। क्योंकि जब स्टेरिलाइजेशन की बात करते हैं तो स्टेरिलाइजेशन में हम लोग हीट यूज करते हैं, हीट में हम लोग ड्राई हीट यूज करते हैं और मॉइस्ट हीट यूज करते हैं। ठीक, ड्राई हीट में हम लोग क्या यूज करते हैं, हॉट एयर ओवन यूज करते हैं। मॉइस्ट हीट में हम लोग यूज करते हैं ऑटोक्लेव, जो ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद अगर आप देखें, जो दूसरा मेथड है वो है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में हम लोग क्या यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन। और इस फिल्ट्रेशन में हम लोग यूज करते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर। तो मैकेनिकल फिल्ट्रेशन सबसे सुटेबल मेथड है तब जब हमारा कोई हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट है। ठीक, तो ड्राई हीट, ऑटोक्लेव, ये हीटिंग का सिस्टम है। रेडिएशन हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे फिल्ट्रेशन। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया फिल्ट्रेशन। पांचवा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सोल्यूशन मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर इंट्रावेनस इंजेक्शन। यानी जो सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा जो हम लोग इंट्रावेनस यानी आईवी में देते हैं। तो जब भी पेरेंटल फॉर्मुलेशन हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो 2-3 चीजें बड़ी मस्ट है। एक तो पेरेंटल फॉर्मुलेशन हमारा स्टेराइल होना चाहिए, एक कंडीशन।
दूसरा कहा जाता है कि फ्री फ्रॉम पायरोजन, यानी इसमें पायरोजन नहीं होना चाहिए। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात की जाती है वो बात की जाती है टोनिसिटी की। और टोनिसिटी में हम लोग कहते हैं कि हमारा सोल्यूशन क्या होना चाहिए, आइसोटोनिक होना चाहिए। तो जब भी हम सोल्यूशन की बात करेंगे आईवी में तो इट मस्ट बी आइसोटोनिक। और आइसोटोनिक का मतलब है कि जो हम लोग सोल्यूशन दे रहे हैं इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और जो हमारा ब्लड में प्लाज्मा इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होना चाहिए। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल नहीं है, अगर वो हाइपर और या हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, तो उस कंडीशन में मैं बता भी रखा हूं कि जो आरबीसी का साइज है वो चेंज हो जाता है। ठीक, एक कंडीशन में साइज डिक्रीज करता है और एक कंडीशन में साइज इंक्रीज करता है। साइज डिक्रीज को क्रैनुलेशन बोलते हैं, क्रैनुलेशन ये आपको आना चाहिए। और साइज जो इंक्रीज होता है वो ब्रश कर जाता है, जिसको बोलते हैं हीमोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीमोलिसिस, ब्रेकडाउन ऑफ द आरबीसी। तो क्रैनुलेशन या हीमोलिसिस दोनों में आरबीसी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, जिससे ऑक्सीजन जो कैरी करने की क्षमता घट जाती है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज होगा, जिससे सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं होगा तो सेल में मल फंक्शनिंग होगी और धीरे धीरे सेल में नेक्रोसिस होकर सेल हमारा क्या होगा, डाई। और हमको पता है सेल से हमारा टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, तो सेल डाई होगा तो टिश्यू डाई होगा और टिश्यू से ऑर्गन। तो इसलिए सोल्यूशन का आइसोटोनिक होना मस्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया सी, आइसोटोनिक। विच, छठवां देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रूट ऑफ पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें से कौन सा पेरेंट्रल का रूट नहीं। इंट्रामस्कुलर हम लोग जानते हैं, आईएम इसको बोलते हैं, मसल्स में देते हैं। सबक्यूटेनियस ये भी इंजेक्शन में दिया जाता है, सबक्यूटेनियस लेयर में लगाया जाता है। इंट्रावेनस हम लोग आईवी कहते हैं। अब यहाँ पे ट्रांसडर्मल जो दिया जा रहा है, ये ट्रांसडर्मल हम लोग स्किन के थ्रू देते हैं और ये आपका ट्रांसडर्मल पैच आता है जो स्किन के ऊपर लगाते हैं। तो ये जो ट्रांसडर्मल पैच है ये हमारा पेरेंट्रल प्रोडक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया सी। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ पेरेंट्रल फॉर्मुलेशन। पेरेंट्रल फॉर्मुलेशन का प्राइमरी पर्पज क्या है। तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन तो इनकरेक्ट होगा, टॉपिकल एप्लीकेशन है नहीं, नन ऑफ द अबव होगा नहीं। तो जो सी ऑप्शन देखें ये करेक्ट है, डायरेक्ट डिलीवरी इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। पेरेंट्रल फॉर्मुलेशन में जो आईवी है, आईवी के थ्रू हम लोग अपने ड्रग को डायरेक्टली ब्लड में भेजते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया सी। अब देखें आठवां, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज अ प्रिफर्ड टू डिटेक्ट, which of the following test is performed to detect the presence of pyrogen in the parenteral formulation। पायरोजन को चेक करना है हमको, तो इसके लिए हम लोग पेरेंट्रल फॉर्मुलेशन में कौन सा टेस्ट करते हैं। तो पायरोजन टेस्ट करने के लिए हम लोग लाल टेस्ट करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लिमुलस अमीबोसाइट लाइजेट टेस्ट, लाल टेस्ट। हालांकि पायरोजन के लिए हम लोग इनविवो में रैबिट भी यूज करते हैं, लेकिन यहां पे देखें जो ऑप्शन दिया गया उसके हिसाब से करेक्ट आंसर होगा लाल। और इसको हम लोग बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट भी कहते हैं, तो लाल टेस्ट होगा इसका करेक्ट आंसर। नवा क्वेश्चन है, विच ऑफ द प्राइमरी पर्पज ऑफ द स्टेरिलिटी टेस्ट फॉर पेरेंट्रल फॉर्मुलेशन। पेरेंट्रल फॉर्मुलेशन के लिए जो टेस्ट हम लोग करते हैं स्टेरिलिटी टेस्ट, उसका पर्पज क्या है। तो जो हम लोग स्टेरिलिटी टेस्ट करते हैं, स्टेरिलिटी टेस्ट इसलिए करते हैं कि जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन है, जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है कि नहीं ये चेक करते हैं। तो इसका देखें पहला ही ऑप्शन है टू डिटेक्ट द माइक्रोबियल कंटामिनेशन, कि हमारे पेरेंट्रल फॉर्मुलेशन में कोई भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी ये क्या होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा क्या, माइक्रोबियल कंटामिनेशन ए। 10वां क्वेश्चन देखा जाए, विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर टेस्टिंग पार्टिकुलेट मैटर इन पेरेंट्रल फॉर्मुलेशन। यानी पेरेंट्रल फॉर्मुलेशन में पार्टिकुलेट मैटर, कोई पार्टिकल्स जो नॉन लिविंग पार्टिकल तो नहीं है, नॉन लिविंग पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग विजुअल इंस्पेक्शन भी करते हैं। तो विजुअल इंस्पेक्शन उन्हीं के लिए कर पाएंगे जो पार्टिकल आई से विजुअलाइज होंगी, जो आंख से दिखेंगे उन्हीं को कर पाएंगे। और इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लैरिटी टेस्ट ऑपरेटर्स, क्लैरिटी
टेस्ट ऑपरेटर्स। लेकिन यहां पे इस तरह का दिया नहीं गया कि विजिबल है तो क्या, तो इसके लिए हम लोग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल काउंट मेथड यूज करेंगे और इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल काउंट मेथड। 11th क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टोनिसिटी टेस्ट फॉर पेरेंट्रल प्रिपरेशन। तो इसकी टोनिसिटी जो टेस्ट किया जा रहा है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसका भी पहले मैंने बताया कि जो आरबीसी है अगर हम लोग ब्लड में दे रहे हैं तो आरबीसी का स्ट्रक्चर चेंज होगा, लेकिन यहां पे जो ऑप्शन दिया जाए टू इंश्योर द स्टेरिलिटी, गड़बड़। बी ऑप्शन देखें तो करेक्ट है, टू प्रिवेंट हिमोलिसिस। अभी मैंने कहा कि आरबीसी दो कंडीशन होगा, आरबीसी का साइज डिक्रीज करेगा और आरबीसी का साइज बढ़ेगा। जहां पे साइज बढ़ता है वहां पे हिमोलिसिस होता है और जो साइज डिक्रीज होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रैनुलेशन, याद रखिएगा। टिश्यू इरिटेशन, तो ये जो करेक्ट आंसर आपको मिलेगा बी, दैट इज अ हिमोलिसिस एंड टिश्यू इरिटेशन। ये सिग्निफिकेंस है आपके टोनिसिटी का। 12 क्वेश्चन देखें कि एंडोटॉक्सिन इन पेरेंट्रल फॉर्मुलेशन आर कॉमनली इवेल्युएटेड यूजिंग। तो अभी फिर आया था पायरोजेन, पायरोजेन के बाद अब यहां पे आ गया एंडोटॉक्सिन। तो पायरोजेन कहा जाए, एंडोटॉक्सिन कहा जाए, इसके लिए हम लोग यही यूज कर रहे हैं, दैट इज अ लिमुलस अमीबोसाइट लाइसेट टेस्ट, यानी दैट इज कॉल्ड लाल टेस्ट। अब लाल के बाद ताल भी टेस्ट आ गया, TAL भी आता है और CAL टेस्ट भी आता है, ठीक है। तो 12 का करेक्ट आंसर हो गया हम लोगों का बी। 13वां क्वेश्चन देखा जाए, विच पैरामीटर इज इवेलुएट टू इंश्योर द प्रोडक्ट रिमेन स्टेराइल ड्यूरिंग द सेल्फ लाइफ। यानी पूरे ड्यूरिंग द सेल्फ लाइफ जो भी उसकी एक्सपायरी डेट दी गई है वो स्टेराइल रहेगा कि नहीं, इसके लिए हम लोग टेस्ट करते हैं बी, एंड दैट इज कॉल्ड स्टेरिलिटी एश्योरेंस लेवल, इसको हम लोग कहते हैं SAL। ये इस बात को इंडिकेट करेगा कि हमारा प्रोडक्ट जब तक एक्सपायर नहीं होगा तब तक इसमें स्टेरिलिटी मेंटेन रहेगी। 14 क्या, बेंजलकोनियम क्लोराइड इज जनरली यूज्ड एज। तो बेंजलकोनियम क्लोराइड हम लोग जनरली जो यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा बेंजलकोनियम क्लोराइड। तो 14 का हो गया बेंजलकोनियम क्लोराइड, प्रिजर्वेटिव ए। अब 15वां क्वेश्चन है, पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म मस्ट बी। तो पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म क्या होना चाहिए, तो अब इसके पहले मैंने बताया कि पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म स्टेराइल होना चाहिए, यानी फ्री फ्रॉम लिविंग माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए, फ्री फ्रॉम पैरोजन होना चाहिए और आइसोटॉनिक होना चाहिए। तीनों चीजें पेरेंट्रल में होनी चाहिए, स्टेराइल भी होना चाहिए, पैरोजन भी नहीं होना चाहिए और आइसोटोनिक भी होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हम लोगों का होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर हो गया 15 का डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। 16वां क्वेश्चन देखा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म हैविंग मैक्सिमम बायोलेबिलिटी। इसमें से मैक्सिमम बायोलेबिलिटी किसके अंदर होती है, तो मैक्सिमम बायोलेबिलिटी जो यहाँ पे कंपैरेटिव देखा जाए टैबलेट, पेरेंट्रल और इमल्शन, तो सबसे ज्यादा बायोलेबिलिटी हम लोग को पेरेंट्रल मिलेगा, क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ही होता है कि जो ड्रग हम लोग ले रहे हैं वो ड्रग कहां पहुंच जाए, सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड में। तो ब्लड में जो पहुंचाएगा उसी को हम लोग कहते हैं बायोलेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा अगर देखें ड्रग जो ब्लड में पहुंचता है वो पेरेंट्रल, और इन केस अगर आप IV की बात करें तो IV में बायो अवेलेबिलिटी देखें तो वो 100% होती है, सारा का सारा ड्रग हमारा चला जाता है कहां पे, ब्लड में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, पेरेंट्रल। 17वां क्वेश्चन, हाई इफिशियंसी एयर फिल्टर। हाई इफिशियंसी एयर फिल्टर की बात करें तो हाई इफिशियंसी एयर फिल्टर हम लोग बोलते हैं HEPA फिल्टर को, हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेट एयर। और ये एसेप्टिक इन्वायरमेंट जो हम लोग पेरेंट्रल फॉर्मुलेशन प्रिपरेशन करते हैं वो एसेप्टिक इन्वायरमेंट को बनाने के लिए हम लोग जो एयर पास करते हैं वो एयर पास होती है हमारी HEPA फिल्टर से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा HEPA फिल्टर। 18वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ NaCl सोल्यूशन आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा। ये जरूर आप लोग याद रखिएगा 0.9%, और यहां पे यूनिट भी याद रखिएगा वेट बाय वॉल्यूम। 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन जो होता है ये आइसोटोनिक होता है ब्लड प्लाज्मा के साथ। इसलिए जो सलाइन सोल्यूशन अगर आप देखें, जो सलाइन सोल्यूशन अगर आप देखेंगे तो उस पर बाहर लिखा रहता है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज 0.9।
देखिए सील्ड ग्लास कंटेनर विथ इलोंगेटेड नेक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सील्ड जो ग्लास कंटेनर इलोंगेटेड नेक, तो आपको इस तरह से कुछ देखें तो ग्लास का ये आपका, और इसके बाद कुछ इस तरह से इलोंगेटेड नेक होता है, तो इससे क्या याद आ रहा है, इसको बोलते हैं एम्प्यूल्स। तो जो पेरेंटल फॉर्मुलेशन जो प्रोडक्ट पैक किए जाते हैं वो एम्प्यूल्स में रखे जाते हैं, जिसको सिंगल यूज करते हैं। वायल्स आपने देखा होगा, जो ग्लास की बॉटल होती है उस पर रबर का कैप लगा रहता है। और उसके बाद इन्फ्यूजन बॉटल्स होते हैं जो बड़े बड़े प्लास्टिक के भी होते हैं और ग्लास के भी होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एम्प्यूल्स। 20वां क्वेश्चन देखें, हाई एफिशिएंसी एयर फिल्टर, ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका HEPA फिल्टर करेक्ट आंसर होगा। अब ये देखें, डिस्पोजेबल सिरिंज आर मेड अप ऑफ, जो डिस्पोजेबल सिरिंज किसका बना होता है, जो हम लोग सिरिंज यूज करते हैं, तो आंसर ये लिखा गया, ये बना होता है पॉलीप्रोपाइलीन का, जो हम लोग डिस्पोजेबल सिरिंज यूज करते हैं। अब ये फिर इसका आंसर पहले ही जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली अवेलेबल लार्ज वॉल्यूम डेक्सट्रोज सोल्यूशन फॉर इंट्रावेनस यूज इन द आइसोटोनिक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5% वेट बाय वॉल्यूम। तो देखो दो चीज याद रखनी है आपको, अगर डेक्सट्रोज की बात करें तो 5% आइसोटोनिक होता है, और अगर NaCl की बात की जाए तो 0.9%। तो सलाइन सोल्यूशन में 0.9 लिखा रहता है, और डेक्सट्रोज सोल्यूशन में देखें तो D5W लिखा रहता है। ये जो D5W लिखा जा रहा है, D5W, D का मतलब डेक्सट्रोज, 5 का मतलब 5%, और ये हो गया वाटर। यानी ये जो 5% वेट बाय वॉल्यूम डेक्सट्रोज सोल्यूशन होता है, ये होता है आइसोटोनिक। तो आपको डेक्सट्रोज का भी याद रखना है और आपको NaCl का भी याद होना चाहिए। फिर इसका भी उसी तरह से आ गया, इंजेक्शन शुड बी, जो हम लोग इंजेक्शन यूज करते हैं वो क्या होना चाहिए, तो अभी आया है, बार बार आ रहा है कि जो भी हम लोग पेरेंटल फॉर्मुलेशन यूज करते हैं वो आइसोटोनिक होना चाहिए, यानी जो पेरेंटल फॉर्मुलेशन उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और बॉडी फ्लूइड या ब्लड प्लाज्मा, हम ब्लड प्लाज्मा भी कह सकते हैं और बॉडी फ्लूइड भी कह सकते हैं, ये इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होना चाहिए, और ऐसे सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक। अब यहां पे भी आ गया, पेरेंटल आर द डोजेस फॉर्म, तो पेरेंटल डोजेस फॉर्म हमारा क्या होता है, वो स्टेराइल होता है, तो इसका डी ऑप्शन होगा। अब देखें 25वां, लाल टेस्ट इज यूज एज इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल प्रिपरेशन टू एग्जामिन द प्रेजेंस, ये गेट का क्वेश्चन भी रहा है। और ये देखें, जो लाल टेस्ट हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं एंडोटॉक्सिन के लिए, ठीक। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा बी, दैट इज अ एंडोटॉक्सिन। पायरोजेन के लिए भी किया जाता है, लेकिन अगर पायरोजेन और एंडोटॉक्सिन में आपको क्लियर करना है क्या होगा, तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा एंडोटॉक्सिन। तो ये आपके एमसीक्यूज रिलेटेड है कुछ पेरेंटल फॉर्मुलेशन से, जो आपका जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसी तरह से अब रेगुलर आपको फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, और उस एमसीक्यूज को आप पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा कंप्लीट फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस विद इन द जनवरी आपको एग्जामिनेशन से पहले मिल जाए, ताकि आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करने में हेल्प मिले। थैंक यू।